Good morning, student. I am Ajay Sharma. Today we have studied chapter 2, Nationalism in India in History. Student, as you know that modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. It also meant a change of people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of the community. अधिकतर देशों में जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी थी उसके फॉर्मेशन में एक लॉन्ग प्रोसेस लगा। कैसे ये जो न्यू आइडेंटिटी थी वो इमर्ज हुई इंडिया में, कैसे लोगों के सामने आई इंडिया में, जैसे कि वियतनाम और जो दूसरी कॉलोनीज़ थी उनमें कैसे ग्रोथ हुआ मॉडर्न नेशनलिज्म का, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में जो है, और कैसे लोगों ने यूनिटी का जो प्रोसेस था स्ट्रगल के लिए कॉलोनियलिज्म में वो कैसे डिस्कवर किया, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का है। यहाँ पे स्पेशली जो है 1990 के बाद हम देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट कैसे अलग अलग नए एरियाज़ में फैला, कैसे न्यू सोशल ग्रुप्स इसमें शामिल हुए और कैसे जो है न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल जो है वो आए। हम समझेंगे कि कैसे जो है नए डेवलपमेंट्स हुए और उसका क्या इम्प्लिकेशन हुआ। पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ उसने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि गवर्नमेंट को फाइनेंस के लिए वार लोन और टैक्सेस इंक्रीज़ करने हुए। टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज़ रेज़ किया गया, इनकम टैक्स नए इंट्रोड्यूस किए गए। वार ईयर में प्राइजेस जो है इंक्रीज हुई और 1913 टू 1918 के बीच के अगर समय की बात करें तो स्पेशली जो है डबल हो गए प्राइजेस ऑफ गुड्स। लोगों का जीवन यापन आम आदमी का जो है बहुत मुश्किल हो गया। विलेज में जो सप्लाई ऑफ सोल्जर्स था वो फोर्स रिक्रूटमेंट की बात की गई रूरल एरियाज़ में, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा एंगर हो गया अगेंस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, अगेंस्ट टू गवर्नमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कॉलोनियल स्टेट थी वो फोर्सफुली जो है रूरल पीपल्स को आर्मी ज्वाइन करने की बात कर रही थी, उसे जो है हम फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा इंसिडेंट हुआ 1918-19 में और 1920-21 में। क्रॉप फेल्ड हो गई भारत के बहुत सारे हिस्सों में, जिसका परिणाम हुआ शॉर्टेज ऑफ फूड के रूप में, और जिसने जो है बड़ी संख्या में जो है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई। और अगर हम सेंसस 1921 की बात करें तो 12 to 13 मिलियन पीपल जो है वो फेमाइंस और एपिडेमिक के शिकार हो गए। लोगों का जो जीवन यापन था बहुत मुश्किल था, बट लोगों का ये सोचना था कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो युद्ध के समाप्त होने के बाद, वार के फर्स्ट वर्ल्ड वार के फिनिश होने पर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस स्टेज में इंडिया में नए लीडर आते हैं, इंटर करते हैं, और उन्होंने नए जो है मोड ऑफ स्ट्रगल सजेस्ट किए। अब हम लोग पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। आइडिया ऑफ सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में इंडिया वापस आते हैं, और जैसा कि आप जानते हो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका
जहाँ पे सक्सेसफुली जो है उन्होंने रेसिस्ट रिजिम के अगेंस्ट में जो है एक नॉवल मेथड मास एजिटेशन, जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं, उसके द्वारा उन्होंने चलाया। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो एम्फेसिस करता है पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, दोनों की आवश्यकताओं को खोजता है। ये सजेस्ट करता है कि अगर कारण सही है, कॉज वॉज ट्रू, तो स्ट्रगल जो है अगेंस्ट इनजस्टिस जो है वो फिजिकल फोर्स कहीं पर भी अप्रेसर के खिलाफ फाइट में रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है। बिना किसी एग्रेशन के सत्याग्रही जो है वो ये बैटल जो है जीत सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। इसके लिए जो है हमें अप्रेसर्स के कॉन्सेप्ट को जगाने की ज़रूरत है, और जो है लोगों में, जो कि जिसमें अप्रेसर भी इंक्लूड है, वो जो है सत्य को पहचाने, सत्य की महत्ता को पहचाने और बिना किसी फोर्स के वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करे, और जो है वायलेंस का कहीं पर भी यूज़ ना हो। इस स्ट्रगल में अंत में फाइनली जो है ट्रुथ की विजय होती है। और जो है महात्मा गांधी का बिलीव था कि ये जो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है, इससे हम लोगों को, इंडियंस को यूनाइट कर सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने बहुत सारे जो है सत्याग्रह मूवमेंट जो है अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज किए। 3 मेनली आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। पहला 1960 में वो चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पर पीजेंट्स जो थे वो उनके मूवमेंट को चलाया, जो कि अगेंस्ट टू अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के था। उसके बाद 1917 में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में है, उनके सपोर्ट्स में। क्रॉप फेल्योर के अफेक्शन के कारण और प्लेग एपिडेमिक के कारण जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसान थे, पीजेंट्स थे, वो रेवेन्यू पे नहीं करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे, और उनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू कलेक्शन में रिलैक्सेशन दी जाए। 1918 में फिर महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहाँ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया एमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट जो बात आती है वो रॉलेट एक्ट की आती है। इन सारे सत्याग्रहों के सक्सेस होने के बाद गांधी जी 1919 में जो है डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया जाए अगेंस्ट टू जो प्रपोजल था रॉलेट एक्ट 1919 का। ये एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनाइट ने जो है पास किया था अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स के। उन्होंने इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी गई थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके और बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल जो है जेल में रखा जा सके। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट इस अनजस्ट लॉ के लिए है, उसको जो है स्टार्ट किया जाए, जिसकी शुरुआत हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को की गई। रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग शहरों में। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले गए, रेलवेज वर्कशॉप के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, शॉप क्लोज डाउन कर दी गई और जो है एक बड़े पॉपुलर अपसर्ज के लिए अलार्म हुआ। कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब किया गया, रेलवेज टेलीग्राफ को डिस्टर्ब हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को जो है वो क्लैम्प डाउन करेंगे। लोकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। अमृतसर में महात्मा गांधी को दिल्ली में इंटर करने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्वक जो प्रोसेसन कर रहे थे उन पर गोलियां चला दी और लोगों ने इसके विरोध में बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर को कमांड दे दी गई। 13 अप्रैल को इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और उस दिन जो है
बड़ी संख्या में भीड़ जो है जलियांवाला बाग ग्राउंड में इकट्ठा थी। कुछ लोग तो विरोध प्रदर्शन करने जो गवर्नमेंट का नया रिप्रेसिव लॉज था उसके लिए आए थे, जबकि बहुत सारे लोग जो है एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने आए थे। शहर के बाहर होने के कारण बहुत सारे जो विलेजर्स थे जो कि अनअवेयर थे मार्शल लॉ लगाया जो गया था उसके बारे में, डायर जो है इस एरिया में एंटर होता है, ब्लॉक करता है एग्जिट पॉइंट को और फायर ओपन करता है भीड़ के ऊपर। बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। उसका ऑब्जेक्ट जो कि उसने क्लियर किया बाद में, उसने कहा कि ये जो है मॉरल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए था, जिससे कि लोगों के दिमाग में, स्पेशली सत्याग्रहियों के दिमाग में जो है टेरर जो है महसूस किया जाए अगेंस्ट टू, अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स के अगेंस्ट जाके वो विरोध करते हैं तो लोगों के दिमाग में जो है वो टेरर हो। जब ये न्यूज़ जलियांवाला बाग स्प्रेड की इंडियन टाउन्स स्पेशली नॉर्थ इंडियन टाउन्स के शहरों में आई तो लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू किया, पुलिस के साथ लोगों की क्लैशेस होने लगी, लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने भी इसे ब्रूटल रिप्रेशन के साथ जो है दबाने की कोशिश की और जो है ह्यूमिलेट करना शुरू किया, टेरराइज लोगों को करना शुरू किया। सत्याग्रहियों को फोर्स किया कि वो अपनी नाक जो है ग्राउंड पर रब करें, क्राउल करें स्ट्रीट पर, ऑफिसर्स को सैल्यूट्स करें। पीपल्स को जो है लोगों ने गांव में जो कि गुजरावाला पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है उसमें जो है बम लोगों ने फेंक दिया, जगह जगह वायलेंस होने लगे और महात्मा गांधी ने जो है इस मूवमेंट को वायलेंस के कारण जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ा फिर भी ये जो है अधिकतर सिटीज़ और टाउन्स में ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी अब ये महसूस करने लगे थे कि एक बड़े स्तर पर मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है और इसके लिए जो है ऐसा कोई सच मूवमेंट था नहीं, बिना किसी हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए हुए इस तरह के मूवमेंट को चलाना संभव नहीं था। इसका उन्होंने एक तरीका सोचा, वो उन्होंने महसूस किया खिलाफत इशू को इसके लिए लिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत इशू था क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने पे जो है ऑटोमन टर्की हार गया और जो है उसे जो है एक र्यूमर हुआ कि उसे हार्श पीस ट्रीटी जो है इम्पोज की गई ऑटोमन एम्परर के ऊपर, जो कि स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड जिसे हम खलीफा कहते हैं। खलीफा के पास बहुत सारी पावर्स होती है और खिलाफत कमेटी ने जो है खलीफा की शक्तियों को वापस दिलाने के लिए खिलाफत कमेटी ने फॉर्म की गई बॉम्बे में मार्च 1919 में। यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों जो कि भाई थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ यूनाइटेड मास एक्शन इस इशू को लेकर क्या पॉसिबिलिटी है इस पर डिस्कशन शुरू किया। गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखा कि मुस्लिम्स को जो नेशनल मूवमेंट है उसमें एक साथ लाया जा सकता है और फाइनली जो कलकत्ता का सेशन था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उसमें दूसरे लीडर्स को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें खिलाफत इशूज़ को सपोर्ट करने की बात की गई थी और साथ ही साथ स्वराज की बात की गई थी, उसके महत्व को, उसकी आवश्यकता को लोगों को समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक, अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल क्यों इस्टेब्लिश हो सका इंडिया में, विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे सरवाइव क्यों कर पाए? बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन। अगर इंडियन कॉपरेशन करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है भारत में उनका जो शासन है वो कोलैप्स कर जाएगा कुछ समय में
और स्वराज ऑटोमेटिकली जो है वो भारत में आ जाएगा। कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चलेगा? गांधी जी ने प्रपोज किया कि मूवमेंट कई स्टेजेस में होगा और इसकी शुरुआत जो है सरेंडर ऑफ टाइटल्स से होगी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड किया गया है, और बायकॉट ऑफ सिविल, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स का किया जाएगा। इसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन का प्रयोग करती है तो फुल सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। समर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो है भारत के इंडिया के अलग अलग हिस्सों में गए और लोगों को इस पॉपुलर मूवमेंट के सपोर्ट करने के लिए मोबिलाइज करना उन्होंने शुरू किया। कांग्रेस में यद्यपि जो है इस प्रपोजल को लेकर दो अलग अलग वर्ग थे, एक जो है इसके सपोर्ट में था और दूसरा जो है इसके अपोज में थे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि काउंसिल इलेक्शन जो कि शेड्यूल था नवंबर 1920 में, उसके बायकॉट को लेकर जो है अनिच्छुक थे। उनको ये डर था कि अगर उसका बायकॉट किया जाता है तो मूवमेंट में बड़े स्तर पर वायलेंस हो सकती है। इस सितंबर और दिसंबर मंथ के बीच में कांग्रेस के अंदर इन दोनों वर्गों के बीच में जो है टसल हो गई और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा था, मीटिंग पॉइंट, जहां पर सपोर्टर और अपोनेंट के बीच में समझौता कराया जा सके। फाइनली कांग्रेस का सेशन जो नागपुर का हुआ था दिसंबर 1920 में एक कंप्रोमाइज़ वर्कआउट किया गया, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। कैसे ये मूवमेंट अलग अलग स्टेजेस में चला, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप इस आइडिया ऑफ कॉपरेशन को किस तरीके से उन्होंने लिया, इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट है, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि सोसाइटी के अलग अलग वर्ग के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से लिया, लोगों का इससे क्या एक्सपेक्टेशन थी, सोसाइटी के किस वर्ग में किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।